तू ही तब तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। एक पल में जियो वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो बात है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो कुछ ऐसा कर दिखाना कि जाना देगा ये जमाना, के जाना देगा ये जमाना। मैं आप सबसे आज सूरत से बात कर रहा हूं। आज का विषय यह कि क्या जिंदगी में हमें कोई रोल मॉडल होना आवश्यक है हमारे पास, हम किसी को रोल मॉडल बनाएं या खुद अपने रोल मॉडल बने। आज का विषय ये है। देखिए, हमने इसके बारे में कुछ पहले काम किया है, वो दिखाते हैं आपको। जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं और किसकी तरह बनना चाहते हैं, ये सवाल हमारे लिए तब तक एक पहेली की तरह होते हैं जब तक हमें हमारा रोल मॉडल नहीं मिल जाता। दुनिया के महान नायकों में से एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, इसका गहरा ताल्लुक इस बात से है कि हमारा रोल मॉडल कौन है और क्यों है। हम किसी को अपना रोल मॉडल इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम खुद को उसकी तरह बनाना चाहते हैं। अगर हमारा रोल मॉडल हमारे सपनों के अनुसार होता है तो एक दिन जरूर ऐसा आता है जब हम खुद दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं। तो ये है, लेकिन हमने क्या कर लिया? पिछले 20-30 वर्षों से इस देश में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ये रोल मॉडल बन गए। कहीं कुछ हमसे छूट गया जो इस देश ने रोल मॉडल पहले जो हुए, इस देश ने बहुत से रोल मॉडल दिए, महात्मा गांधी से लेकर। जब मुझे याद है कि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमको बताया जाता था स्वामी विवेकानंद के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वो पढ़ाई में वो रोल मॉडल होते थे हम लोगों के। आज के युवाओं को क्या कौन रोल मॉडल बताए जाते हैं? या तो कोई विदेशी नाम आएंगे, तो देश के तो मैंने जो बताया आपको यही नाम आएंगे। देखिए, रोल मॉडल तो वही जिसको आप अनुसरण करना चाहें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर देखें, आजादी के पहले इस देश में बहुत से रोल मॉडल हुए। आजादी के संघर्ष ने बहुत से रोल मॉडल इस देश को दिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो आजादी के बाद, क्योंकि हमको आजादी इतनी आसानी से मिल गई, इतने आराम से मिल गई कि हमने रोल मॉडल बनने के लिए बहुत सी चीजें आपकी जरूरत होती है। लोग उन पर विश्वास करें। सबसे पहले तो वो व्यक्ति इतना हम्बल होना चाहिए, ह्यूमैनिटी उसमें होनी चाहिए, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता हो, दर्द समझता हो, हर व्यक्ति से वो इंटरेक्ट करने में हिचकिचाए नहीं। सड़क पे भी अगर कोई रोक ले उससे बात करने के लिए तो वो कहेगा ठीक है, आई एम रेडी टू टॉक। सो इस प्रकार की चीजें जब तक नहीं होंगी तो वो रोल मॉडल नहीं बन सकता। कौन उसको रोल मॉडल, यानी जिसको आप इमिटेट करना चाहें, जिसको आप फॉलो करना चाहें। और भी परिभाषाएं इसकी काफी कुछ हो सकती है। ए पर्सन आई वांट टू बी लाइक, मैं उस जैसा बनना चाहता हूं या उस जैसा बनना चाहती हूं। I think over the period of time after independence, there's a vacuum. There's a complete vacuum of role models. If we look to the people and we come to know about that people in detail, जब उनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, it's okay. जब तक वो प्लेटफॉर्म में उस तरफ है तब तक ओके है। बट जब हम लोग को when we go into their life in reality, then we see that those characters which you're talking about, जो characteristics होते हैं, they're completely missing. So I think there is a vacuum over the period of time for the role models. सही कहा आपने, बिल्कुल।
देखिए, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं। अगर आप हमारे वेदों को पढ़ें, अगर वेदों में व्याख्या की गई इंसान के बारे में, चिन्मयानंद मिशन ने हम जैसे, आप जैसे लोगों को, साधारण लोगों के लिए उन्होंने वेदों को डिकोड किया। तो उसमें ही उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति केवल अपना केवल अपना स्वार्थ देखता है, इवन अपने परिवार का भी नहीं, उनको उन्होंने कहा मिनरल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे मिनरल और मेटल की जिस बात होती है, उसको, उसकी तुलना उससे की गई, मिनरल ह्यूमन बीइंग्स। जो व्यक्ति उससे आगे बढ़ गया, जो अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को, अपने गांव को, वहां तक स्वार्थ में रहता है, उसको वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग कहा गया। और जो उससे थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा और इवॉल्व हो गया, अपने देश की, अपने लोगों की, भारतीयों की, वहां तक पहुंच गया, उसको भी स्वार्थी कहा गया, उसको भी एनिमल ह्यूमन बीइंग्स कहा गया। और उसके बाद जो इवॉल्व हो गया, जो पूरे विश्व की सोचता हो, उसको ह्यूमन बीइंग कहा गया। ये 4 कैटेगरी की। और फिर 5वीं कैटेगरी तो दूसरी दूर चली जाती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए और की तरफ चले गए, तो फिर उसको देव योनि का आदमी कहा गया। खैर, उसको छोड़ भी दें तो हम जो हैं यहां बैठे हुए, हम इन 4 में से ही एक हैं। और जो चौथी श्रेणी में भी पहुंचा है, उसको भी एक रोल मॉडल के रूप में आप ले सकते हैं। हम देखें अपने आसपास, अगर आपको कोई व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि मैं तो पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचता हूं, मुश्किल है। आज के युग में मुश्किल है। और मुश्किल इसीलिए कि वो आजादी बड़े आराम से मिल गई हमको, सारे साधन, सारे सुख संपत्ति बड़े प्रेम से मिल गए। और जो रोल मॉडल बने, उन्होंने तो अपना स्वार्थ कभी सोचा नहीं। उन्होंने तो केवल देने की बात सोची, लेने की बात नहीं सोची उन्होंने। तो खैर, लेट अस कम बैक ऑन दिस, दैट ए पर्सन whom you admire, a person whose behavior in a particular function is imitated by others, जैसे अब्दुल कलाम के लिए, उनके मन में क्या था? उनमें यही था कि मैं जो कुछ हो सके दूसरों को शिक्षा दूं, दूसरों को पढ़ाऊं। उन्होंने साइंस के रूप में काफी काम किया, देश के बारे में सोचा। पर फिर भी देश ने उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं दिया, चाहे भले पद्म विभूषण मिल गया हो उनको। लेकिन राष्ट्रपति बने, उसके बाद लोगों ने उनके बारे में जाना। आई थिंक वी हैव अ कॉमन थिंकिंग दैट व्हाट इज द रोल मॉडल। अब प्रश्न ये है कि आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या आपका रोल मॉडल होना आवश्यक है? ये एक प्रश्न है। आपको एक रोल मॉडल बनाना अपना आवश्यक है क्या? मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम रोल मॉडल चेंज होने चाहिए, लाइक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। या फंक्शन वाइज आप यू वांट टू सेलेक्ट योर रोल मॉडल? नहीं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस लाइफ में। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑल्सो। जी जी जी। I think believe in ourselves, as per believe in ourselves, so no need to require any kind of role model. If we believe in ourselves, we can do anything. हम हमारे में जितना बिलीव कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम लोग इस वर्ल्ड में आते हैं, जब हम लोग बर्थ लेते हैं, उस टाइम पे हम लोग काफी मतलब कुछ भी हमें पता नहीं होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ सिखाते हैं। हमें जिस चीज से अच्छाई मिलती है, हमें जिन लोगों से अच्छाई मिलती है, और वो अच्छाई को इम्प्लीमेंट करके हमें जब सक्सेस मिलती है, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ, ये हमारा रोल मॉडल था, जिसे हमें कुछ अच्छाई मिली और हमें इससे प्रोग्रेस मिली। आजकल बहुत सी फैमिलीज में क्या हो रहा है, घर में कम्युनिकेशन नहीं है युवाओं का अपने माँ बाप के साथ, बल्कि माँओं को समय नहीं है बच्चों को देने के। कई शहरों में तो ये भी देखने को आया, पिता के पास टाइम नहीं है काम के लिए, धन कमाने की होड़ में लगे हैं। दादा दादी साथ रहते नहीं हैं क्योंकि सास बहू नहीं बनती है। खैर, हर घर की कहानी नहीं है, लेकिन बहुत से
आज जो खास करके नया जिसके पास धन आया है, ऐसे बहुत जगह और बड़े शहरों में बड़ी चीजें समस्याएं मिलती हैं। अच्छा, फिर मोबाइल फोन आ गया, डिनर टेबल पे साथ डिनर कर रहे हैं लेकिन सब लोग उस पर लगे हुए हैं, मोबाइल पर मैसेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, आपस में कोई बात ही नहीं कर रहा। और सबने क्या कर दिया, फैमिली एप्स बना लिए, फैमिली ग्रुप बना लिए मोबाइल फोन के ऊपर। हे folks, I am leaving from home now. See you in the evening. Bye bye. अब ये टाइप किया और उसी घर में हो, उसको नमस्ते करने का समय नहीं है, टाटा बाय बाय करने का समय नहीं है। अल्टीमेटली होता ये है, वो लड़का या लड़की बाहर अपने माँ बाप को रोल मॉडल समझने की बजाय, उससे बातचीत करने की बजाय, उनसे सलाह करने की बजाय, वो बाहर किसी गलत कंपनी में पड़ जाते हैं। वो अच्छी अच्छी बातें करने वाला आदमी किसी न किसी रूप से आपको बात करता है, आपको अच्छे दिशा में लेके जाए, गलत दिशा में लेके जाए, वो ले जाता है। और जब तक परिवार को पता लगता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट। मेरा ये मानना है कि लाइफ में अगर हमने कोई गोल सेट किया है, उस गोल को पाने के लिए हमें लाइफ में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारे क्वालिटीज, बहुत सारे हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो ये एफर्ट्स हमें किसी भी एक व्यक्ति में कहीं पे भी नहीं मिलते, जिसके लिए हमें टाइम टू टाइम ऐसे रोल मॉडल्स की जरूरत पड़ती है जो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट कर सकें। डेफिनेटली अगर मैं एक्टर हूं तो मैं यूं ही टीचर नहीं बन गई कि मैंने बीएड किया या मैंने कुछ कोर्सेज किए, वर्कशॉप्स किए तो मैं समझता हूं। तो आप कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम, मैटर टू मैटर, यू नीड अ डिफरेंट रोल मॉडल। यस, सो रोल मॉडल इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। जी ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रोल मॉडल होना आवश्यक है कि नहीं, और कुछ इंस्टेंस दे के आपसे फिर बात करेंगे। स्टे विद मी। सो वेलकम बैक। मैं एक ऐसे कुछ परिवारों को जानता हूं, खासकर एक केस मेरे सामने आया जब एक लड़की 5 साल तक तय नहीं कर पाई कि उसने कम से कम 15-20 लड़के देखे, घर वालों ने दिखाए, दोस्तों ने दिखाए, लेकिन वो तय नहीं कर सकी। वो केस मेरे पास आया क्योंकि मित्र थे आसपास, समझते हुए उन्होंने कहा इस लड़की को समझाइए। अब जब से ये रूप धारण किया है डीएससी शो का, तो इस तरह की भी चीजें आती हैं जो कि मुझे खुद को पता नहीं कि मैंने शादी क्यों की। लेकिन ये बात अलग है कि जब तक समझ में आई तब तक टू लेट। तो मैंने उस लड़की से बात की, 15-20 मिनट, आधा घंटा, समझ में आया हर रोल मॉडल वाज हर फादर। अपने पिता को वो रोल मॉडल समझती थी, और पिता की क्वालिटी जितनी थी उसने देखी बचपन से, कोई भी लड़का उसको दिखाया जाता था, उस एंगल से, उस चश्मे से वो देखती थी उनको। अब आपका पिता तो 50 वर्ष 55 वर्ष का है, उन्होंने एक्सपीरियंस इतना देखा है, उनके अंदर क्वालिटीज एक्सपीरियंस से आई है, वो आप उस 25 वर्ष के लड़के से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? इसलिए नहीं कर पा रही थी। तो खैर थोड़ा बहुत समझाने के बाद उसको समझ में आया, तो हल हुआ। लेकिन ये भी समस्याएं आई एम श्योर आप लोगों ने किसी न किसी ने जरूर फेस की होंगी। किसी ने की ऐसी समस्या कि यू आइडलाइज समबडी? सर, मेरे रोल मॉडल मेरे अंकल रहे, मेरे ताऊ जी, जिनने हमारे परिवार को जीरो से खड़ा किया, और मैं जानती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह और परिवार को और आगे ले जाना चाहती हूँ। पर वो पुरुष थे, वो 12 से 14 घंटे भी बाहर रहते थे, वो एक साथ 2 से 3 काम संभालते थे। तो मैं उन सारी चीजों में यहाँ पे डिफरेंसेस फील करती हूँ कि मैं करना उन्हीं के तरह चाहती हूँ, उसी पथ पे रहना चाहती हूँ। बट आई एम अ मदर ऑल्सो, आई हैव अ फैमिली टू सपोर्ट। अगर मैं बिल्कुल उसी पथ पे चल भी जाऊं आज, तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, वहां पे एक कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक, अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं ये बात से सहमत हूं, अगर आपको अपने आप पर भरोसा है तो आपको कोई रोल मॉडल नहीं चाहिए, आप अपने रोल मॉडल खुद बन सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जो अपने आप रोल मॉडल बने। उनसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया
कि आपका रोल मॉडल कौन है? उसने कहा नहीं, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, मैं अपना रोल मॉडल खुद बनना चाहता हूं। ऐसे लोग बहुत हैं जो बने हैं। और एक उर्दू के शायर ने एक बात कही कि अगर आपको अपने आप पर भरोसा हो, आपके पेट में थोड़ी आग हो कुछ सक्सेसफुल होने की, तो खुदाई भी, भगवान भी, ऊंचाइयां भी, वो सब तुम्हें झुक के सलाम करती। तो उसने कहा कि नाज़ा हो खुदा, खुदा की थोड़ी मेहरबानी हो, नाज़ा हो खुदा, दिल में हो आग रे, तो ऊंचाई भी तुझे झुक के हाथ दे। तो आप अपने रोल मॉडल बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को रोल मॉडल लिया अपने फंक्शन के हिसाब से, तो आपने कोई गोल सेट किया और आपने देखा कि इस गोल को, इस प्रकार की चीज को करने वाले कौन लोग थे, कौन लोग हैं, आपने उनमें से एक दो लोग पिकअप किए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपको अपना जो गोल है वो टेंजिबल लगने लगेगा, वो अचीवेबल लगने लगेगा कि हां मैं ये कर सकता हूं। देखो उस आदमी ने भी तो किया था ऐसे सर्कमस्टांसेस में, मेरे हालात तो फिर भी ठीक हैं। तो ये सोच के आपको अपना गोल टेंजिबल लगने लगेगा, डूएबल लगने लगेगा, वो आपको उस बात से हौसला देगा आगे बढ़ने के लिए। और साथ में कभी कभार कंफ्यूजन होता है युवाओं में, कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, वो भी आपको उस रोल मॉडल की जीवनी से पता लगेगा, कैसे कहां से उसने शुरू किया। कुछ क्लू मिलेंगे और क्लू मिलने के बाद आप अपना हल निकाल सकते हैं। और जब डिफिकल्टीज आएंगी तो भी आप उस रोल मॉडल से समझेंगे। और वो नहीं, डिफिकल्टी में से कौन लोग गुजरे हैं अपनी लाइफ में, उस समय आप उस रोल मॉडल को चेंज कर लीजिए कि यार फला आदमी बड़ा मुश्किल में था, फिर भी देखो उसने निकल के आगे बढ़ गया। ऐसा आपने देखा तो आपकी डिफिकल्टीज आपको आसान लगने लगेंगी, आपको उससे निकलने में प्रेरणा मिलेगी और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी। ये कुछ आपको रोल मॉडल रखने के लाभ हैं। अब हो सकता है इसमें से बहुत से लोग सहमत नहीं हो आप, लेकिन रोल मॉडल रखने के फायदे तो हैं यदि अपने अंदर थोड़ी सी अपने कमजोरी महसूस करते हैं। आगे एक बात और भी है कि चूजिंग द राइट रोल मॉडल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपने गलत चूज कर लिया किसी को, किसी और कारण से, किसी के रिकमेंडेशन से, क्योंकि ये चीज रिकमेंडेशन से नहीं चुनी जा सकती। किसी ने कहा कि यार वो आदमी अच्छा है, नहीं, आपको अपने विवेक से सोच करके अपना रोल मॉडल चुनना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। और गलत रोल मॉडल चुना हुआ आपको बहुत हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो अभी तक की बात से कोई प्रश्न? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ये मानना है कि रोल मॉडल होना जरूरी है, बट अगर आपका रोल मॉडल कभी कभी आपको लेट डाउन करता है या फिर ऐसा कुछ कर जाता है जो आपको शायद या सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उससे कैसे कोप करना है? चेंज कर लीजिए, आप अपना रास्ता बदल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्माइए मत, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। बेसिकली आई एम अ टीचर जी, तो आई सिलेक्टेड अ टीचर एज माई रोल मॉडल, पर ये पता चला कि वो टीचर के ऑब्जेक्टिव कुछ और थे और मेरे ऑब्जेक्टिव कुछ और हैं। आपका प्यार तो एक तरफा ही था ना। आपने उसको तो कहा नहीं कि आप मेरे रोल मॉडल हो। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है ना, बदल लीजिए ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सर जैसे आपने बोला कि हम अपने रोल मॉडल बन सकते हैं, तो सर हम जिस लेवल पे रोल मॉडल मतलब हम उस पर्सन को देख के अपने आप को इम्प्रूव करें, तो सर हम जिस लेवल पे उस लेवल को तो हम अचीव कर चुके हैं, तो अपने आप के रोल मॉडल बन के हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि आपने अपना गोल सेट किया है कि मुझे वहां पहुंचना है। अभी आप यहां खड़ी हैं, तो जब वहां पहुंचना है और आपको उसके मन में, अपने मन में पूरी इच्छा शक्ति है, तो आप पहुंच पाएंगे। और वहां पहुंच के आप अपने रोल मॉडल बन गई ना। आपने अपने आप को कहा कि मुझे वहां पहुंचना है, आई एम डिटरमिन्ड। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे वहां पहुंच के दिखाना है।
जिस दिन आपने वो तय कर लिया, आप अपने रोल मॉडल अपने आप बन गए। एंड यू लाइक योरसेल्फ, यू लव योरसेल्फ। देखिए, आज हम मिलते हैं कुछ और रोल मॉडल जैसा मैं बनना चाहता हूं, जिन्होंने सूरत को एक नई पहचान दी। पूरे देश भर में सूरत अपने आप में इस विषय को लेकर के एक सेंटर बनता जा रहा है, केवल एक व्यक्ति की वजह से। वो हमारे बीच में है नीलेश जी मांडलेवाला। नीलेश जी का स्वागत, बड़े जोर से तालियां देकर स्वागत कीजिए। आइए नीलेश जी। मैं नीलेश जी से उनका स्वागत करके उनसे बातचीत करूं, उससे पहले देखिए हमने इनके बारे में क्या कुछ जाना, क्या पहचाना। एक दूसरे के काम आना ही अच्छे समाज की निशानी है। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर आने वाली मुश्किलों का सामना करना ही जिंदगी है। नीलेश मंडवाला जिंदगी के मतलब और मकसद को बखूबी समझते। आपने बीमारी से गुजरने वाली कई जिंदगियों के दर्द को समझा और इस दर्द को बांटने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। मैं मेरे फादर को लेके जब भी उनका डायलिसिस करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता था, तो डायलिसिस सेंटर के ऊपर मैं देखता था कि जो डायलिसिस पेशेंट है उनकी हालत क्या है, क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह से वो टूट गए होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इन पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। साल 2014 में आपने डोनेट लाइफ संस्था की नींव रखी। आपने लोगों को किडनी, लिवर और हार्ट डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। इस मुहिम से आपने कई लोगों को नई जिंदगी देने का काम किया। साथ ही इस बात को साबित कर दिखाया कि एक दूसरे के काम आना ही अच्छे समाज की निशानी है। फिर मेरे बेटे को सबको समझाया कि भाई पापा तो जीवित नहीं है, लेकिन उनका जो हृदय है, उनकी किडनी है, लीवर है, वो दूसरे के शरीर में भी लग जाए और उनकी जिंदगी बन जाएगी। नीलेश मंडवाला ने अपनी इस मुहिम के जरिए अब तक कई लोगों को नई जिंदगी दी है। आपकी इस मुहिम और संघर्ष का ही नतीजा है कि सूरत पुलिस ने अंगदान के लिए खास कॉरिडोर की व्यवस्था की है। आप कहते हैं कि अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करें तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। जैसे आपके पिताजी का विषय था, इसलिए आपके मन में प्रेरणा आई, और आई एम श्योर आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि हमारे एक विश्वास है भारतीय संस्कृति में कि जब मनुष्य, आदमी, औरत मरते हैं तो उनके पूरे सभी अंगों से उसका संस्कार होना चाहिए। ये जो रूढ़िवादिता है, उसको लड़ने के लिए आप कैसे कामयाब हुए? सर, जब भी हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते थे, जब ये आदमी वेंटिलेटर पे है और वो ब्रेन डेड, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन ने उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर किया है, उस समय वो परिवार को, जिनसे हम कभी जीवन में मिले नहीं हैं, समझाना बहुत कठिन था। शुरुआत के समय में 2006 की बात करूं तो ऐसा समय था कि जब भी हम काउंसलिंग के लिए जाते थे तो लोग गालियां देते थे, मारने के लिए भी दौड़ते थे, जल्लाद जैसे शब्द भी हमने सुने हैं, लेकिन हम उससे हमारा विश्वास कम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सोच एक ही थी कि हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा लोग हर साल ऑर्गन न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो रही है, तो उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। आज हमारे देश में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ होती है, और ऐसी हालत ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ होने वाले बहुत से होती हैं। हाँ। लेकिन इसमें मुझे पता है, इस विषय को मैंने किसी टाइम में चर्चा की थी, किसी से बात भी की थी, और मैंने इसके विषय को थोड़ा सा पार्लियामेंट में इस सवाल उठाने का मेरे मन में है कि कानून इस प्रकार का है कि आपका अगर यदि रिश्तेदार हो तो ही आप उसको अंगदान दे सकते हैं। सर, जो ट्रेड जो होती है वो नहीं हो सकती। सर, तो उसके लिए क्या किया आपने?
सर जो ट्रांसप्लांट होते हैं, दो तरीके से ट्रांसप्लांट होते हैं। हाँ। एक जो ट्रांसप्लांट है वो लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें जो फैमिली में से है कोई भी ऑर्गन उनको देता है। लेकिन जब भी समझ लो कि फैमिली में से कोई न कोई वजह से ऑर्गन नहीं दे सकता है, समझो कि फैमिली में किसी को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो वो उसको किडनी का डोनेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि किडनी फेल होने की वजह ही हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। और समझ लो किसी का हृदय खराब है, हार्ट खराब है, तो उनको हृदय कौन देगा? तो जो व्यक्ति ब्रेन डेड होता है उसका जो ऑर्गन डोनेट करके ऐसे जो ऑर्गन फेलियर पेशेंट को मिले तो उनको नया जीवन सर तो ये कानून से अलाउड है? हाँ सर, होटा हमारे भारत में 1994 में एक लॉ बना, होटा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, और 2011 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर हम टिश्यू का भी डोनेशन करवा सकते हैं। तो अभी भी क्यों लोग, मैंने सुना बहुत से लोग फिलीपींस जाते हैं और कई जगहों पे जाते हैं जहां पे पैसा दे के वो ऑर्गन्स खरीद सकते हैं। ये तो स्थिति हमारे देश में नहीं है। पैसे से आप ऑर्गन यहां नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते सर। इसमें ऐसा है कि हमारे भारत में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में बहुत ही पीछे है। 0.5% हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत पीछे है, वो तो सही है। उसमें बहुत सी धार्मिक मान्यता, हम कंटिन्यूस राउंड दी क्लॉक 24/7 365 डेज हम लोग ये कैडेवर ऑर्गन डोनेशंस की और दूसरे साधन भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना हार्ट डोनेट करना भी चाहता है, हाँ जी, और वो मान लीजिए उस समय जब उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई किसी कारण से, तो उसको वहां से ले जाकर के हॉस्पिटल में उसका हार्ट लेकर जिसको चाहिए उसके वहां पहुंचाना, वो भी साधन की कमी है। ये भी तो बड़ा कारण है। हाँ जी, उसके लिए कैसे क्या करते हैं आप? सर जब भी हमारे पास सूरत की हम लोग बात करें तो सूरत में ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है। जब भी किडनी और लीवर जो है हमारी अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर में जाती है, और जो हार्ट है वो मुंबई और चेन्नई जाते हैं, तो समय बहुत मायने रखता है। वो पूरा कोऑर्डिनेशन उसके लिए करना पड़ता है। हम ब्लड के सैंपल्स जो कैडेवर ऑर्गन डोनर है, जो ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है, उनको हम बताते हैं कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप का हमारे पास पेशेंट है, और अहमदाबाद से टीम सूरत ऑर्गन प्रोक्योरमेंट के लिए आती है, और हम ब्लड के सैंपल्स उसके अहमदाबाद भेज देते हैं कि जिससे समय का बचाव हो सके। और उसी हिसाब से टीम जब ये आती है, जो हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम बोला जाता है। हार्ट का ट्रांसप्लांट जो है वो 4 घंटे के अंदर करना पड़ता है, तो उनके लिए जो ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था है ये सब है, तो वो सूरत पुलिस के माध्यम से हम लोग करते हैं। आज हमारी सूरत पुलिस पूरे देश में एकमात्र ऐसी पुलिस है कि जिन्होंने ग्रीन कॉरिडोर के लिए भी सर वो एक इंडिविजुअल आदमी के ऊपर निर्भर करता है। देखिए ये बड़ी बात है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति चाहे सरकार में हो चाहे पब्लिक लाइफ में हो, वो सब कुछ काम करते हैं। इसीलिए देश चल रहा है, इसीलिए समाज चल रहा है। मेरे जो दर्शक घर बैठे हुए देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही बात बताऊंगा कि जब भी आपके अड़ोस पड़ोस में, कुटुंब में, आपके परिवार में जब भी कोई ब्रेन डेड हो या उसकी जानकारी आपको मिले, तो उनके ऑर्गन का डोनेशंस करवा के जो ऑर्गन फेल्योर पेशेंट है उनको नया जीवन दे। ये जो नया जीवन मिलता है वो केवल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन उनके पूरे परिवार को मिलता है। ये बताइए, आपके ये जितना काम आपने किया उसकी वजह से सूरत शहर को कुछ स्पेशल स्टेटस मिला है, मैंने सुना। आज सूरत जो है वो टेक्सटाइल सिटी और डायमंड सिटी की ओर से जाने वाला सूरत आज समग्र देश में धीरे धीरे ऑर्गन डोनर सिटी की ओर से जाने लगा। बहुत बड़ी बात है। पूरे सूरत को बहुत बहुत बधाई। मीर भाई, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने इतना समय दिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए किस प्रकार से हमें ऐसे लोगों की वजह से ही ये एक प्रकार से रोल मॉडल हैं हमारे, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस शुरू करेंगे। स्टे विद मी।
वेलकम बैक। अभी हमारे बीच में सेठ ब्रदर्स हमारे बीच में हैं। उन्होंने ये थर्ड जनरेशन उनके काम में है। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार से आज हमारे युवाओं को मोटिवेट कर सकेंगे। आपसे बात कराने के लिए मैं बुलाता हूं मोहित सेठ जी और तेजस सेठ जी। प्लीज वेलकम सेठ ब्रदर्स। हेलो सूरत, केम छो बधा? जोरथी अवाज आवो જોઈએ। आज एक गुजराती तो पूरा इंडिया ने समझी गया ना। तो वो कहते हैं सारी आवाज हमने एक गुजराती को दे दी है। सारी आवाज। आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी चलाते हैं, इसमें किस प्रकार से कहां जब शुरू किया आपने और आज कहां पहुंचे हैं, ये अपनी जर्नी जरा संक्षिप्त में बताइए। एक्चुअली हमारा जो कायम चूर्ण कंपनी है शेठ ब्रदर्स के नाम से जानी जाती है पूरे इंडिया में। तो ये 1972 में हमने एस्टेब्लिश की थी। एक्चुअली हमारे ये थर्ड जनरेशन अभी जो है वो वर्किंग है। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो एक्चुअली राजवैद्य थे, जो हम भावनगर से बिलोंग करते हैं। और भावनगर के राजवैद्य जो आप सब समझते हैं आयुर्वेदिक, या पहले तो इतना कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं था, तो किसी को भी कुछ भी बीमारी आया है तो हमारे अंकल या हमारे दादा को वो लोग बुलाते थे। रसिक भाई थे जिन्होंने, हाँ जी। तो सबसे हमारी पुरानी प्रोडक्ट जो पहली प्रोडक्ट है वो हमने 1972 में कोमला गुटिका करके लॉन्च की थी। फिर ये जो धीरे धीरे हमने 1978 में कायम चूर्ण लॉन्च किया। शुरुआत में हमने सिर्फ भावनगर सिटी से शुरू किया था, बहुत ही छोटे स्केल से। हम लोग अभी पूरे इंडिया में हर एरिया में हर कोने में है। आपका रोल मॉडल कौन है मोहित जी? मेरा रोल मॉडल एक्चुअली वही श्री रसिक भाई सेठ ही है। अच्छा, रसिक भाई मेरे अंकल है। तो उनसे मैंने काफी प्रेरणा ली है, उनके जीवन संघर्ष से जी। तो मेरे वो रोल मॉडल है। आपका कौन? मेरे रोल मॉडल है, एक तो मेरे पिताजी है और दूसरे मेरे दोनों अंकल है। पिताजी इसीलिए है कि जो जब हमने स्ट्रगल स्टार्ट की थी हमारी कंपनी के लिए, तभी इतना संघर्ष से और शांति से उन्होंने ये आगे लेके गए थे। और दोनों अंकल इसीलिए है कि आज हम इतना स्ट्रांग मार्केटिंग पहुंचाने में हमारा सबसे बड़े दोनों अंकल का ही हाथ है। अब आपके अंदर ऐसी क्या चीज आपको लगती है, और शर्माइए मत, अपने ने पहले भी कहा कि अपने आप को अपनी सफलता का क्रेडिट देने में कभी शर्माइए मत। तो आप अपने बारे में बताइए, जिससे कि आप यहां जो युवा बैठे हैं उनके आप रोल मॉडल बन सकें, वो आपसे कुछ प्रेरणा ले सकें। बिल्कुल। एक्चुअली मैं जब आज से 18 साल पहले कंपनी मैंने ज्वाइन की मेरे स्टडीज के बाद, तो तभी सिर्फ हम लोग इंडिया में ही मार्केटिंग संभाल रहे थे। और इंडिया का धीरे धीरे कोई भी ऐसा जगह नहीं था कि हमारा कायम चूर्ण वहां अवेलेबल नहीं था। फिर हमने धीरे धीरे करते पूरे ये इंटरनेशनल मार्केट भी हमने पूरा कवर की है। और आज हम प्राउड के साथ कर रहे थे कि जहां भी कहीं पर भी वर्ल्ड में इंडियंस है, तो इंडियन लोकेलिटी है, तो वहां पे हमारा कायम चूर्ण अवेलेबल है। तो हम ये थर्ड जनरेशन हमने करके दिखाया है वो। वेरी गुड। आपके कोई प्रश्न? जो आपने बताया कि आपको क्या आपने रोल मॉडल कौन होना चाहिए, जैसे मेरे जीवन में मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल है। बहुत छोटे से गांव से राजस्थान से निकल के सूरत आए, लेकिन अभी जो काम मेरा बिजनेस करने का पैटर्न है और उनका है, उसमें बहुत सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिजनेस में। तो आप वो कैसे मैनेज करते हैं सर? डॉक्टर सुभाष जी ने अभी बताया कि ये हमारी थर्ड जनरेशन है, बराबर है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स तो बिजनेस में आते ही रहते हैं, मगर उनको सॉफ्टली कैसे हैंडल करना वो अपने हाथ पे ही है, बराबर है। थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा एल्डर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। अभी थर्ड जनरेशन के बाद भी अभी फोर्थ जनरेशन भी एक्टिव होने आएगी ये 3 या 4 साल के बाद में। तो हमारा जो ग्रो है वो कभी अटकना नहीं चाहिए, बराबर। सभी को एक दूसरे से एडजस्टमेंट करके और ये जमाने से एडजस्ट करके नए जो है वो अपनाना चाहिए पूरा। बहुत अच्छा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सेठ ब्रदर्स का। उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी, आपको सब कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।
जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आप सिचुएशनल रोल मॉडल में बिलीव करते हैं या एक परमानेंट रोल मॉडल में बिलीव करते हैं? सिचुएशनल। कोई एक व्यक्ति में आपको हर चीजें मिल जाए ये जरूरी नहीं है। और रोल मॉडल जब आप किसी को चुनते हैं, आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा जागना स्वाभाविक है। और कहीं आपने अगर हर चीज के लिए उसको रोल मॉडल मान लिया तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। आप उसमें किसी बार बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर सकते हैं, आपके अंदर बिटरनेस आ सकती है। तो सिचुएशनल जानिए, विषयों को लेकर के जानिए। अगर लाइफ कैसी हो, आइडियल ह्यूमन बीइंग कैसे बना जाए या आइडियल भाई कैसा बना जाए, तो आप भगवान राम को अपना रोल मॉडल सब मान सकते हैं। उसकी शिक्षा से पता लगता है, लेकिन वो भी उस लिमिटेड विषय तक है। लेकिन आज के युग में जो उसने अपने पत्नी को परीक्षा ली बाद में आने के बाद, वो देखोगे तो आप कहोगे क्या भगवान राम ने ऐसा किया, अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने पर उस तरह से परीक्षा में डाल दिया। तो ये भी गलत हो जाता है। चलिए, तो अभी किसी को यदि ऐसा लगता है कि नहीं कुछ मैंने सीखा, तो जरूर बताएं इस हॉल में। The thing which I have learned from today is that be the change you seek in the world. Like you can be your own role model. The only thing is whatever the ingredients, जो भी ingredients होते हैं, वो कहीं से भी आपको मिले to be a role model, जिसको आप देखते हो, you just take those things within you, believe in yourself, and then be your own role model. Very good. There is no need to imitate. Very good. Yeah, thank you. बहुत अच्छा जी। Anybody else? सर, मैंने ये समझा कि एक चीज में ये एग्री किया कि अपने आप पे भरोसा रख के अपने आप को रोल मॉडल बनाना है, और वो यानी किसी और को एक मान के सेचुरेशन पे आ जाते हैं हम। बट उसके साथ साथ हमें एक चीज उसको थोड़ा फॉलो करके उसको अचीव करके फिर और आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ सर। वेरी गुड जी। इस शो के पहले कॉन्शियसली इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इसके बाद में मतलब सोचा है कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपन कोई रोल मॉडल रखते ही है लाइफ में जनरली। शो से पहले ये सवाल था कि आपका रोल मॉडल कौन है, लेकिन जैसे जैसे शो कंटिन्यू हुआ पता चला कि रोल मॉडल होना चाहिए भी कि नहीं होना चाहिए, और कहीं आप भी अपने रोल मॉडल तो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक नई डायरेक्शन मिली है अपने आप को रोल मॉडल बनने में। चलिए, शो को कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद एंड अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू। तू ही अब, तू ही तब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है इस पल में जियो। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी dsc@zmedia.slgroup.com वर मेल करा किंवा आम्हाला SMS करा। DSC स्पेस आपला प्रश्न आणि पाठवा 57575 वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।